Hello students, our today's topic is AC generator or dynamo. Student, what is generator? स्टूडेंट जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और आप ये कह सकते हो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। स्टूडेंट, हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है और जो जनरेटर के अंदर एक कॉइल है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और मैकेनिकल एनर्जी आप किसी भी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से जो एनर्जी स्टोर होती है, पानी में जो एनर्जी स्टोर होती है वही एनर्जी टरबाइन को रोटेट करती है और वही टरबाइन जो है आगे जनरेटर को रोटेट करता है। इसी तरह हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सो इट इज़ एन electrical device, it is an electrical device which is used, it is an electrical device used to convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली स्टूडेंट हमें कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये काम करता है एसी जनरेटर और डायनामो। बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, जब हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं फ्लक्स के अंदर तो फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल के लिंक में, तो स्टूडेंट उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और यही वो ईएमएफ है जो हमें एसी करंट देता है, जो हमें करंट देता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, it is based upon the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. ओके स्टूडेंट, सो जो एसी जनरेटर है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नाउ कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, इसमें होते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हमें प्रोवाइड करना है। इसमें है एक कॉइल, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस। मैग्नेटिक फील्ड पोल पीसीज से प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे जिसमें इस कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसे आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर को रखा जाता है और इसे ही रोटेट किया जाता है। बट इसके साथ अटैच किया जाता है कुछ रिंग्स, 2 रिंग्स हम इसमें अटैच करते हैं, डेट इज द स्लिप रिंग्स, ताकि बाहर के सर्किट के साथ कॉन्टैक्ट बनाया जा सके। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कार्बन ब्रशेस। जो रिंग है और कार्बन ब्रशेस हैं वो आपस में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं ताकि एक्सटर्नल सर्किट को हम करंट प्रोवाइड कर सकें। ओके स्टूडेंट, सो ये कार्बन ब्रशेस या तो सॉफ्ट मेटल के होंगे या कार्बन के होंगे। और एक आउटपुट दिखाने के लिए मैं गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता हूँ। एक जो कॉन्टैक्ट है वो स्लिप रिंग 1 के साथ होगा, दूसरा कॉन्टैक्ट 2 के साथ। नाउ आर्मेचर के क्या है? आर्मेचर एक्चुअली हम जो कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसे हम आर्मेचर वर्ड दे रहे हैं। इट इज़ ABCD। एक कॉइल है, जैसे डायग्राम में दिखाएं, ये डायग्राम है, इसमें हमने ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई हुई है, A B C एंड D। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके स्टूडेंट, सो इसे ही हम आर्मेचर का नाम दे रहे हैं। यही जब रोटेट करेगी तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल के अंदर। सो स्टूडेंट, आर्मेचर इज जस्ट अ कॉइल। हम इसे कॉइल बोल सकते हैं, आर्मेचर बोल सकते हैं। सो यू कैन राइट इट इज a rectangular coil ABCD, इसका नाम हमने रखा
इसके बाद काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ऑफ large number of turns. It is a rectangular coil ABCD of large number of turns. Large number of turns. इसे सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड किया होता है। ये जो वायर है ये किसकी होगी? ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। इस कॉइलिंग को कॉपर वायर से बनाया जाता है। of insulated copper wire wound on a soft iron core. एक सॉफ्ट आयरन कोर पर इसे वाउंड किया होता है और इस तरह से हम कॉइलिंग या आर्मेचर को तैयार करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फील्ड मैग्नेट। जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा, हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल पीसीज होंगे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो एक इसमें नॉर्थ पोल है सपोज और एक इसमें साउथ पोल है, और हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है मूव करता है। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है कॉइल को। सो यू कैन राइट नॉर्थ एंड साउथ, NORS मीन्स नॉर्थ एंड साउथ आर दी पोल्स पीसीस। दैट इज हमने दो पोल प्रोवाइड किए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल पीसीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टूडेंट, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि हम हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच the armature coil is rotated, जिसमें आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी। ये हमारे पास फील्ड मैग्नेट। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्लिप रिंग्स। स्टूडेंट, आपने एनिमेशन में देखा कॉइल के एंड पे हमने दो रिंग्स अटैच किए हैं। ये रिंग कॉइल के साथ ही रोटेट करेंगे, क्योंकि जब हमें वो जो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना है, वो रोटेशनल मोशन की वजह से एक्सटर्नल सर्किट को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। अब उसके लिए हम कुछ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग 1, ये है स्लिप रिंग 2। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाने के लिए है ताकि आर्मेचर घूमे तो ये भी घूम जाए, और साथ ही साथ इनका कनेक्शन एक्सटर्नल सर्किट के साथ भी बना रहे। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग्स। कॉन्टैक्ट को बनाए रखने के लिए हम स्लिप रिंग्स यूज़ कर रहे हैं। सो स्लिप रिंग्स, these are the full metal rings। ये फुल मेटल रिंग्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरे के पूरे रिंग्स है वो कंप्लीट है, कहीं कट नहीं है इनके बीच में। these are the full metal rings attached to the armature या ends of the armature। These are the full metal rings attached to the ends of armature। आर्मेचर के एंड के साथ इन्हें जोड़ा होता है। Now the brushes। ओके स्टूडेंट, नाउ क्योंकि देखो एक्सटर्नल सर्किट को हमें करंट प्रोवाइड करना है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगे होंगे या कोई अप्लायंस लगा होगा। अब कॉइल जब घूमेगी तो स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे। स्लिप रिंग रोटेट करेंगे तो उसके साथ अगर वायर अटैच कर दी जाए तो वो भी रोटेट करेगी, बट हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कॉइल जब रोटेट करे एक्सटर्नल सर्किट रोटेट ना करे, वो वैसा के वैसा रहे। इसके लिए हमने क्या किया, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाया, किसके बीच में, रिंग के बीच में और ब्रशेस के बीच में। तो इसके लिए हम ये ब्रशेस कार्बन के या सॉफ्ट मेटल के यूज़ कर रहे हैं ताकि करंट जब
कॉइल से आए वो एक्सटर्नल सर्किट में आसानी से मूव कर सके, फ्लो कर सके। सो स्टूडेंट दीज आर द कार्बन ब्रशेस, और यू कैन से सिंपली ब्रशेस B1 and B2, B1 and B2. These are the metal, these are the metallic और कार्बन ब्रशेस। ये मेटालिक और कार्बन के ब्रशेस हैं, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोड्स हम इन्हें ले रहे हैं। दीज आर द मेटालिक और कार्बन रोड्स विच आर always in touch with slip rings, which are always in touch with the slip rings. Now the load resistance. स्टूडेंट लोड रेजिस्टेंस वो एक्सटर्नल सर्किट है जहाँ हम आउटपुट ले रहे हैं, डेट इज़ जहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो है लोड रेजिस्टेंस है, जब आर्मेचर में करंट बनेगा तो वो इसी रेजिस्टेंस में से पास होकर जाएगा। सो स्टूडेंट लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच आउटपुट इज टेकन, यू कैन राइट अक्रॉस विच आउटपुट इज टेकन, जहाँ से आउटपुट ली जाएगी वही हमारा लोड रेजिस्टेंस है, अक्रॉस विच आउटपुट इज टेकन। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द AC जनरेटर। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एंड लोड रेजिस्टेंस। जैसे डायग्राम में देखेंगे आप, इसमें है ABCD आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एंड लोड रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ वर्किंग कैसे होगी, पहले एनिमेशन से समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और कॉइल को हम रोटेट करेंगे। जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें EMF इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन आप गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं। हर बार हर रोटेशन में, हाफ रोटेशन में वो चेंज हो जाती है। किस तरह से वर्किंग होगी स्टूडेंट, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जा रहा है, और जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होती है, और हर बार हाफ रोटेशन में आप देखेंगे जो EMF या कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स होती जाती है, वो रिवर्स हो रही है। तो इस तरह से हमें बेसिकली वर्किंग में यही समझना है, कोई भी आर्मेचर कॉइल को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है। जैसे ये कॉइल है हमारे पास, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे एक हाफ पोर्शन इसका ग्रीन और हाफ पोर्शन इसका हम पिंक शो कर रहे हैं। हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है अगर ये कंडक्टर को मैं मूव कर रहा हूँ, डेट इज फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवेलेबल है, तो सेंटर फिंगर मुझे करंट की डायरेक्शन देगी हर रोटेशन के साथ। तो आप देखेंगे जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हो रही है वैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। आप गैल्वेनोमीटर में देखेंगे इसकी रीडिंग जो है रिवर्स हो रही है। तो ये एक तरह का AC करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट जब भी कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस तरह से इसमें AC करंट डेवलप होगा। अगर उसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ रोटेशन के अकॉर्डिंग, जैसे इस समय में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है, तो चेंजिंग जैसे ही चेंज होगा हर बार हाफ रोटेशन के साथ वैल्यूज़ कभी 0 पर आ रही है, कभी मैक्सिमम पर। तो इस तरह से आप ग्राफ भी बना सकते हो, डैट इज़ द ग्राफ ऑफ AC वोल्टेज और AC करंट। अब समझते हैं वर्किंग, किस तरह से आप वर्किंग को लिखोगे। जो आपने अभी समझा वो सभी वर्किंग यहाँ पर समझते हैं।
स्टूडेंट हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है, दिस इज द आर्मेचर कॉइल। अब इसे रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हम रोटेट कर सकते हैं। मैं एक डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कॉइल को इसी के अराउंड रोटेट करना है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो ए बी पार्ट है वो अंदर की तरफ आएगा और जो सी डी पार्ट है वो ऊपर की तरफ रोटेट करेगा। इस तरह से ये अंदर जाएगा और सी डी पार्ट ऊपर आएगा। स्टूडेंट हमें यूज़ करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किस तरह से? सबसे पहले हम डायरेक्शंस भी देख लेते हैं, किधर क्या मूव कर रहा है। स्टूडेंट हमें पता है कि ये जो पार्ट है ए बी ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर आपका थंब फोर्स की या मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, तो जो सेंटर फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। दैट इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो स्टूडेंट अब आप अपने राइट हैंड की हेल्प से डायरेक्शन को पता करेंगे कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी कंडक्टर ए बी के अंदर। इसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले ये कंडक्टर अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट फिंगर को दिखा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द फर्स्ट फिंगर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। थंब अंदर जा रहा है, सेंटर फिंगर नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप दोबारा समझो, थंब अंदर जा रहा है, फर्स्ट फिंगर उधर जा रही है, तो सेंटर फिंगर कहाँ जा रही है? उस कंडक्टर को देखते हुए वो फिंगर नीचे की तरफ आ रही है इस तरह से। सो स्टूडेंट जो करंट की डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ होगी। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, सेंटर फिंगर थंब जो है वो मोशन को शो कर रहा है जो अंदर जा रहा है, तो सेंटर फिंगर मेरी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है सिर्फ कंडक्टर ए बी को देखते हुए। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से आगे मूव करेगा, पूरे कंडक्टर में मूव करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। अब ये अटैच है पहले रिंग के साथ। अब पहला रिंग किसके साथ अटैच है? पहला रिंग अटैच है पहले ब्रश के साथ। यहाँ से करंट आगे फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए लोड रेजिस्टेंस में पहुँचेगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ वो ब्रश 2 तक चला जाएगा, ब्रश सेकंड तक जाएगा। और ब्रश सेकंड जुड़ा हुआ है रिंग सेकंड से, दो सेकंड रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रिंग यहाँ अटैच है कॉइल के साथ, आर्मेचर के साथ। तो यहाँ से करंट मूव करता हुआ सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से इस कॉइल में एक करंट जनरेट हुआ जो कि एक्सटर्नल सर्किट लोड रेजिस्टेंस में फ्लो कर गया। ओके, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद मैंने बोला था डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है करंट की। किस तरह से? हम इस डायग्राम को हाफ रोटेशन के बाद ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा? ए बी और सी डी अपनी पोजीशंस, रिस्पेक्टिव पोजीशन बदल लेते हैं। ये बन गया हाफ रोटेशन के बाद। इसमें जो ए बी है वो दूसरी साइड जा चुका है और सी डी है इस साइड आ चुका है। नाउ यहाँ आ गया है ए बी, और जो सी डी है यहाँ आ चुका है। दिस आप देखेंगे जहाँ छोटा पोर्शन जुड़ा था वो अब राइट हैंड साइड आ चुका है, ये वाला पोर्शन, और जो बड़ा पोर्शन जुड़ा हुआ था वो दूसरी साइड आ चुका है। देखो ये वाले सारे डायग्राम रिवर्स हो चुका है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट को छोड़कर। दैट इज ब्रशेस और लोड रेजिस्टेंस अपनी जगह पर वैसे ही है, बाकी जो सिस्टम है वो रोटेट हो चुका है आधा। अब ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होगा? अब अगर रोटेशन को देखा जाए, ये रोटेशन वही है,
अब जो CD पार्ट है इसे डाउनवर्ड जाना है और जो AB पार्ट है उसे अपवर्ड आना है। तो हमें CD के लिए कैलकुलेट करना है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। यूज़ करते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन। थंब मोशन को, फोर्स की डायरेक्शन को, और जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट को शो करेगा। तो CD कंडक्टर को देखते हुए यहाँ भी मेरी सेंटर फिंगर नीचे की तरफ आ रही है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब हमें दिखा रहा है मोशन। तो करंट की डायरेक्शन इसमें भी किधर है, C से D की तरफ, नीचे की तरफ। सेम वही डायरेक्शन आई है, बट अब की बार ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, नीचे जा रहा है। कौन से रिंग के साथ जुड़ा हुआ था, ये सेकंड रिंग के साथ जुड़ा हुआ था। ये पोर्शन जो D से जुड़ा हुआ था, ये रिंग अब जुड़ा हुआ है B2 के साथ। यहाँ से करंट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये ब्रश 1 से जुड़ेगा और ब्रश 1 जुड़ा हुआ है रिंग फर्स्ट से, और ये जुड़ा हुआ है पोर्शन A से। यहाँ से करंट जाएगा, मूव करेगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा हमने कि हाफ रोटेशन के बाद फिर करंट से फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ रेजिस्टेंस में, बट डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। हर हाफ रोटेशन में क्या होएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इसी को बोल देते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। तो ये है हमारे पास AC जनरेटर जो साइनसोइडल वेव में हमें करंट प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द AC जनरेटर। Coil ABCD is rotated anti-clockwise. Coil ABCD is rotated anti-clockwise. So arm AB goes downwards. So arm AB goes downwards. Arm AB downward जा रही है, and arm CD upwards. And arm CD upwards. So the flux linked with coil changes. ऐसा करने से क्या हुआ, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज हो जाता है। फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, कॉइल चेंजेस, therefore EMF or current is induced, EMF is induced, therefore EMF or current is induced in the coil, current is induced in the coil, induced in the coil. Now according to Fleming's right hand rule, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, according to Fleming's right hand rule, the current in arm AB is, the current in arm AB is, the current in arm AB is from B to A, is from B to A। जो भी हमने अब तक समझा वो सब हम यहाँ लिख रहे हैं, B to A, and in CD is from D to C, is from D to C। and in load resistance में डायरेक्शन क्या है, and load resistance RL, load resistance RL, current is from B1 to B2, current is from B1 to B2। ओके, नाउ हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन the positions of arms AB and CD, after half rotation the positions of arms AB and CD are interchanged,
वो इंटरचेंज हो जाती है, आर इंटरचेंज्ड। नाउ CD गोज डाउनवर्ड, अब की बार CD नीचे जाएगा। नाउ CD गोज डाउनवर्ड्स एंड AB अपवर्ड्स। CD goes downwards and AB upwards and AB upwards. Then according to Fleming's right hand rule, again यहाँ भी Fleming's right hand rule अप्लाई करके करंट की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। Then according to Fleming's right hand rule, according to Fleming's right hand rule, current in arm CD is from C to D, and in AB is from A to B, and in load resistance RL the current is from B2 to B1, that is वो डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। So after each half rotation the direction of current is reversed, वो रिवर्स हो जाती है। So after each half rotation the direction of current is reversed, the direction of current is reversed। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता रहता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो AC इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए AC प्रोड्यूस हो जाता है। सो AC इज प्रोड्यूस्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज द वर्किंग ऑफ द AC जनरेटर। नाउ द थ्योरी, कैलकुलेशन कि वो कैसे जनरेट करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। दैट इज द थ्योरी। लेट कंसीडर करते हैं कैपिटल N, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। हमने यूज़ किया आर्मेचर कॉइल जो कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न से बना है। लेट सपोज इट इज़ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। कैपिटल B, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ये हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया है उसकी हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो रेक्टेंगुलर एरिया आएगा वो कैपिटल A से डिनोट है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू कॉइल। आप नॉर्मल टू कॉइल बोल सकते हो या एरिया वेक्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। एंगल बिटवीन B एंड नॉर्मल टू कॉइल, कॉइल के नॉर्मल के बीच में एंगल। ना अब हमें पता है जो फ्लक्स कॉइल को मिलने वाला है उस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। देन फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, देन फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई विच इज NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। बट हम AC जब पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ थीटा की जगह ओमेगा T यूज़ करते हैं एंगल, तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, हम थीटा की जगह यूज़ करेंगे ओमेगा T और फाई NBA cos ओमेगा T। तो हमने क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया थीटा को किससे, ओमेगा T से। रिप्लेस थीटा बाय ओमेगा T। ओके, नाउ क्योंकि हमें पता है
EMF इंड्यूस होगी whenever there is a rate of change of flux। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ही EMF इंड्यूस होगी, वो भी अपोजिंग नेचर की। बट इंड्यूस्ड EMF विच इज E माइनस d∅/dt, माइनस d∅/dt। अब हमें करना है डिफरेंशिएशन। अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, और यू कैन राइट E। देखो डिफरेंशिएशन किसका होगा, NBA तो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो E NBA कॉमन बाहर, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस बाहर आ जाएगा। NBA डिफरेंशिएशन करना है cos ओमेगा टी का। स्टूडेंट cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी। NBA डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में टी के साथ ओमेगा है, वो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, इनटू ओमेगा। तो ये होगा डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी का। अब और यू कैन राइट EMF विच इज माइनस NBA। स्टूडेंट यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर सकता है, इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं पहले। और ये जो ओमेगा ये आगे आ चुका है, साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा टी। इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है, मेन इक्वेशन। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है जैसे ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, उसमें ई नोट होता है मैक्सिमम EMF, तो EMF इज मैक्सिमम, EMF मैक्सिमम हो जाएगा, EMF इज मैक्सिमम। जैसे फॉर्मूला को देख के जब ई नोट हो जाएगा, ई नोट ये कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई नोट हो जाएगा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, वो होगी 1। यू कैन राइट व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम। जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ई भी मैक्सिमम हो जाएगा, डेट इज वो ई नॉट हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चेंज करते हैं, साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई नॉट बन चुका है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह 1 आ चुका है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन से डेट इज मुझे क्या करना है, जहाँ NBA ओमेगा लिखा है वहाँ पर NBA ओमेगा की जगह ई नोट लिखना है, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे पास आ चुका है, तो बन जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला है, ई विच इज ई नोट साइन ओमेगा टी। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक अल्टरनेटिव EMF जनरेट कर दी है विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर। यही हमारी कैलकुलेशन है। अब अगर जो लोड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, अगर वो रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल सर्किट में लगा हो तो कितना करंट उसमें से फ्लो करेगा। लेट कैपिटल R इज द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस then induced current I will be जैसे ओम्स लॉ हम यूज करते हैं, अगर EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए, दोनों तरफ रेजिस्टेंस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, ओके, एज पर ओम्स लॉ आप पढ़ते हो, जैसे V इज इक्वल टू I इंटू आर, देन V अपॉन R डेट इज I,
तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, डेट इज EMF बाय रेजिस्टेंस, EMF बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा करंट I और यहाँ बनेगा मैक्सिमम करंट I0 साइन ओमेगा t। तो स्टूडेंट आपने अल्टरनेटिव करंट को जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ AC जनरेटर। So this is the concept of AC generator. Okay student, so this is our today's topic, AC generator or dynamo. Okay student, thank you very much.